प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 गणित विषय के पेपर का हल जानेंगे और केवल आंसर ही आंसर नहीं बताएंगे बल्कि व्याख्या सहित हल करके समझाएंगे, ताकि यदि ये प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में आए, और स्वाभाविक है आते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी, तो आपसे बन जाए। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिल सकें इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर देखिएगा 11th के लिए बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती सही विकल्प की। तो यहाँ पर देखिएगा समुच्चय A बराबर 1 2 3 और समुच्चय B बराबर 3 4 5। तो फिर यहाँ पर कहा गया है कि क्या सही हो सकता है ना, क्या सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी। यहाँ पर देख लें, पहले समुच्चय में भी देख लीजिए कि 1 2 3 और 3 4 5, यानी दोनों में कॉमन अवयव 3 है। यानी अगर हम बोलें तो ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 3 निकलेगा। तो इसमें देखिए ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 3, यानी इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। आ गई होगी बात समझ में। फिर अब दूसरा विकल्प देखते हैं। इसमें लिखा y इक्वल टू एफ एक्स, एक फलन है, लेकिन उसके इक्वल टू में क्या लिखा, सी, सी यानी कांस्टेंट, यानी उसका फलन का मान क्या आ रहा है, अचर, कांस्टेंट बना हुआ है। तो ऐसे फलन को क्या कहेंगे, अचर फलन कहेंगे, है ना। ये तो अचर फलन की परिभाषा ही है। अब इसके बाद देखिएगा तीसरा विकल्प है ये। तीसरा विकल्प यहाँ पर आप जूम करके भी देख सकते हैं। समिश्र संख्या i का मान होगा। तो ये तो सभी विद्यार्थियों को पता है कि i का मान होता है √-1, है ना, ये i का मान होता है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा ये असमीका 5x - 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 0। इसके हल में कई विद्यार्थी भ्रमित हुए हैं। मैं बताऊं कि यहाँ पर देखिए ये वाला यानी a और c, इसमें कन्फ्यूजन हुआ है। तो यहाँ पर देखें, इसको आपको हल करना है अगर, तो यहाँ पर देखो 5x - 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो 3 का यहाँ पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 5x ज्यों का त्यों है, ये चिन्ह ऐसा ही लगा देते 3। अब यहाँ पर ये पक्षांतर इस सेट करेंगे काय का, 5 का, तो कितना आ जाएगा, ये x इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 3/5। अब संख्या रेखा पर 3/5 पॉजिटिव संख्या आएगी, मैं अलग से बना दूँ, ठीक है। ये 3/5 माना कि 3/5 ये, तो इस कहा क्या जा रहा है कि 3/5 शामिल है। 3/5 इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, इस ग्रेटर देन बस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो यानी 3/5 से कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो यानी 3/5 आपको लेना पड़ेगा, 3/5 लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा, क्लोज। तो क्लोज के लिए ये चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना। और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो इस सेट की सीमा ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर आएगा फाइनली सी आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, सी, ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद ये देखिएगा पांचवा। तो पांचवा इसमें आंसर ही है, ये तो सूत्र है, फार्मूला ही है, आपको याद ही होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x, है ना। ऐसा होता है सूत्र, लिमिट थीटा स्टैंडिंग टू 0 sin θ/θ कितना होता है, तो 1 होता है इसका आंसर, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये 6वें नंबर का है ना। यहाँ लिखा हुआ x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा, x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसमें बाकी जितने निर्देशांक हैं यानी y और z वो 0 होंगे। तो स्वाभाविक है x रहेगा। तो क्या आ जाएगा इसमें, ये b नंबर का आ जाएगा। ये तो हो गए आपके सही विकल्प, ठीक है। अब देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कहा 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए सूत्र सिंपल होता है, g बराबर √AB, है ना। यानी इन दोनों का गुणा करके आपको वर्गमूल निकाल देना है। तो 8 दूनी 16 हुआ, 16 का वर्गमूल आप लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आ गया 4। अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये वाला प्रश्न समझने वाला है कि परवलय की नाभि से जाने वाली रेखा। तो जैसे परवलय आप बनाते हैं तो ये इस टाइप से मैं यहाँ पर बना दूँ कि ये परवलय हो गया, इस टाइप से ये परवलय हो गया, और यहाँ पर ये इसकी नाभि हो गई, समझ लीजिए S, और यहाँ पर नियता हो गई। यहाँ पर तो यहाँ पर ये वाली रेखा आपको बनाना पड़ेगा, फिर ये हो गई नियता। तो कहा क्या गया है कि नाभि से यानी यहाँ से जाने वाली और नियता पर लंब हो, ये नियता पर लंब हो,
तो ये वाली रेखा को क्या कहेंगे, तो ये वाली रेखा को अक्ष कहेंगे, स्वाभाविक है, तो इसमें अक्ष आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें, इसमें कहा गया 5, फिर 5 25, फिर 125 का nवां पद क्या होगा। इसको निकालने के लिए देखिए आप ये वाले सूत्र से भी निकाल सकते हैं। कौन सा nवां पद का सूत्र है, tn बराबर a की घात ar की घात n-1, इससे भी निकाल सकते हैं। पर वैसा ही आप मौखिक कर दे, देखिए 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, तो अगर nवां पद होगा तो 5 की घात n होगा, मौखिक निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 की घात n। ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा ये जो अगला है खाली स्थान, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब 12x जो लिखा हुआ है, इसके नाभिक निर्देशांक निकालना है। तो नाभिक निर्देशांक होते हैं क्या होते हैं, a0 होते हैं। नाभिक निर्देशांक क्या होते हैं, a0। ठीक है ना, a0 होते हैं नाभिक निर्देशांक, ये a0। तो आपको a का मान निकालना होगा। तो परवलय का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। तो इसको 4 के पदों में व्यक्त करें तो ये कैसा हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 और x। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू इससे अगर मिलाएं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हो जाएगा a0, बताया हमने निर्देशांक a0, तो a की जगह पर 3 और यहाँ पर 0, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3 0। फिर यहाँ पर देखिएगा ये क्या 0 0 मतलब मूल बिंदु से होकर के जाने वाली और ढाल m की रेखा का समीकरण क्या होगा, तो इसका सीधा सा है y इक्वल टू mx होगा। ठीक है ना, ये आएगा। अब इसके बाद ये वाला प्रश्न देखते हैं, इसको भी आपको कई प्रकार से हल करते बन जाना चाहिए, कई प्रकार से हल कर भी सकते हैं। इसको आपको हल करना है तो देखिए सबसे छोटी राशि फैक्टोरियल 6 है, तो आपको फैक्टोरियल 6 के पदों में इसको व्यक्त कर देना सबको, और फिर आपको कैलकुलेशन कर देना है। इसका 64 आएगा आंसर। वैसे मैं बताऊं कैसे, देखिए यहाँ पर 1/6 लिखे रहने दें। इसको आप क्या कर सकते हैं, 1/7 बाहर निकाले तो अंदर बचा फैक्टोरियल 6। इसी प्रकार यहाँ पर आपको करना है, 8 बाहर निकाले तो बचा फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 से 7 बाहर निकाले तो 7 बाहर निकल गए तो अंदर बचा फैक्टोरियल 6। अब देखिए कि यहाँ पर सब में 1/6, 1/6, 1/6 है ना, तो ये निकाल करके कॉमन दोनों साइड से आपने काट दिया है ना, काट दिया, कॉमन निकाल करके निकाल ही लेते हैं। चलिए आपको समझ में आ जाएगा। 1/6 कॉमन निकाले तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, 1/7 बचेगा ये, और यहाँ पर क्या बचने वाला है, x, और 8 सत्ते 56 बचा, इतना बचा। अब इसको हल करना, ये देखिए हाँ यहाँ पर ये जो कॉमन निकाले थे 1/6 ये वाला, अब ये तो कट गया पूरा पूरा। अब इसको आपको हल कर देना है, तो कैसे हल करेंगे, 7 एकम 7, 7 और 1 8, 8/7, तो इस साइड पे आ गया कितना, 8/7, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है x/56, x/56। अब आपको क्या कर देना है, इसका यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देना है। तो कैसा आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 56 56 ये हो गया गुणित 8/7 बराबर x। अब ये कट जाएगा ना 7 से, 7 एकम 7, 7 8 56, तो 8 8 ये 64, यानी x का मान कितना हो गया, 64। सिंपल मेथड से हमने बताया, इसका आंसर आएगा 64। आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह क्या समुच्चय होगा। देखिए आप जानते ही हैं कि बल्लेबाजों की जो रेटिंग होती है वो समय के अनुसार बदलती रहती है, तो सुपरिभाषित नहीं हुई ना, आज कोई टॉप 11 में है, कल कोई दूसरे टॉप 11 में होंगे, तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा, यानी ये कथन असत्य हो गया। अब यहाँ पर देखना है आपको कि यदि z बराबर a+ib हो तो z इंटू जेड बार का संयुग्मी इतना होगा। तो हमने इसका कैलकुलेशन किया था, ये आंसर सही है, और आपको यदि करना हो तो करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा z यानी कि यही पूरा जो लिखा हुआ है a+ib, अब इसका संयुग्मी लेना है, तो यहाँ संयुग्मी लेने में क्या करेंगे, जहाँ प्लस लिखा हुआ माइनस कर देंगे, यानी a-ib, ये हो गया ये इतना लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको हल कैसे करें भाई, ये देखिए a+b, a-b का सूत्र फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा a²
माइनस बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का मान ऋण 1 होगा तो ऋण और ऋण का इसमें गुणा हो जाएगा तो धन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इतना हुआ। अब राइट हैंड साइड में क्या कहा गया है, राइट हैंड साइड में कहा कि मॉड निकालें, किसका, जेड का, इसका। तो इसका मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ, है ना। लेकिन मॉड के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये देखिए वर्ग लगा हुआ। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा, यानी ये कथन भी सत्य है। ये कथन पहला असत्य था, दूसरा सही है। पहला गलत और दूसरा सही। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ये कि ये जो बिंदु लिखी है ऋण 5, 3 और 2 कि YZ समतल से दूरी ऋण 5 है। प्यारे विद्यार्थी, इस प्रश्न में भी बहुत सारे विद्यार्थी भ्रमित हो गए होंगे। वैसे आप तो होशियार हैं, नहीं हुए होंगे, फिर भी मैं क्लियर कर दूं। देखिए जनरली ये कह देते हैं कि जो YZ समतल से दूरी, तो जो x है तो x निर्देशांक को ही उसको मान लेते हैं। तो ऋण 5 यहाँ पर लिखा है तो उन्होंने कहा ऋण 5 ही सही है, यानी कथन सत्य है। लेकिन प्यारे विद्यार्थी दूरी, तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो उत्तर इसका आएगा, दूरी कितनी होगी, 5 होगी। दूरी एक्चुअली कितनी होगी, 5, -5 नहीं +5 होगी। तो यहाँ पर -5 लिखा है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। फिर यहाँ पर कहा गया परवलय का जो मानक रूप होता है उसका शीर्ष क्या होता है, मूल बिंदु होता है। अभी हमने बताया आपको चित्र में कि जहाँ पर ये परवलय बनता है ये, तो ये जो शीर्ष ये होता है, तो शीर्ष हमेशा मूल बिंदु होता है। यहाँ पर नियता होती है, यहाँ पर नाभि होती है। तो ये परवलय का जो समीकरण होता है y² = 4ax, तो इसका जो शीर्ष है वह हमेशा मूल बिंदु पर होता है। कथन सत्य है। ठीक है ना, ये वाला सत्य है। फिर यहाँ पर देखें, ये जो है y अक्ष की ढाल कितनी होगी, 0 होगी लिखा है यहाँ। तो 0 नहीं होगी प्यारे विद्यार्थियों, y अक्ष की ढाल इन्फिनिटी होगी। क्या होगी, अनंत होगी। तो इस प्रकार से कथन असत्य। अब क्यों अनंत होगी, आप देख सकते हैं, ढाल यानी प्रवणता यानी m = tan थीटा। अब tan थीटा, थीटा क्या है, x अक्ष से बनाया गया कोण। तो y अक्ष जो है ये x अक्ष हो गया, y अक्ष ये है y अक्ष x के साथ कितना का कोण बनाएगा, x के साथ कितने का कोण बनाएगा, थीटा = 90 का बनाएगा ना। तो थीटा = जब 90 रखेंगे तो जब tan 90 जाएगा तो tan 90 इन्फिनिटी हो जाता है ना। तो यहाँ पर प्रवणता कितनी होगी, अनंत होगी। इसमें 0 लिखा है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। आ गई होगी बात समझ में। अब यहाँ पर देखिएगा a + b की घात n के प्रसारण पदों की संख्या n+1 होती है। हाँ बिल्कुल सही है, एक ज़्यादा होती है घात से, तो ये कथन भी सत्य है। ये कथन सत्य है। तो एक प्रकार से आपने देखा सत्य असत्य में। फिर से रिपीट कर दूं कि पहला कथन गलत निकला, दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है और पांचवा भी गलत है और छठवा सही है। तो ये सत्य असत्य हो गए। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिएगा सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में आंसर में यहाँ पर लिख दिया हूँ sin 2x। तो sin 2x का ये फार्मूला है। वैसे sin 2x के ये तीसरे नंबर का फार्मूला है, याद होगा आपको, 2 tan x / 1 + tan स्क्वायर x, है ना। और यहाँ पर यदि माइनस आ जाता है तो आप जानते हैं माइनस आ जाता है तो ये वाला बनता है और ये काय का होगा, tan 2x का, है ना। तो यानी sin 2x का ये आंसर है F नंबर का। और सरल रेखा की ढाल को कैसे दर्शाते हैं अभी हमने बताया, tan थीटा से। और tan 2x का ये जो सूत्र होता है यहाँ पर प्लस की जगह पर आप लगा दीजिए माइनस, तो tan 2x का हो जाएगा। अभी कुछ विद्यार्थियों को इसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही थी। तो देखो सही जोड़ी में क्या करना चाहिए कि जो बन रहा है उनको फटाफट कर दीजिए। अब cos 2x का मान कितना होता है, cos 2x का ये होता है, cos 2x का मान होता है। और इसका आपको क्या निकालना है, मॉड का वर्ग निकालना है। ये a², तो a का मतलब कितना हुआ, 2 का स्क्वायर कर दिए। फिर b का मान कितना, -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, है ना। और 3 का कितना हुआ, 9। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, रूट, और रूट के ऊपर वर्ग लगा हुआ। तो रूट से वर्गमूल तो कट गया, तो 9 × 4 = 13, यानी इसका आंसर आएगा 13। ठीक है ना। अब ये कैसे हुआ, ये वाला देखिएगा ये, तो ये तो बहुत सरल है। आप इसको बड़ी संख्या को छोटी संख्या के रूप में कन्वर्ट कर दें तो फैक्टोरियल 7 से 7 बाहर निकला
तो फैक्टोरियल 6 बचा। फिर आपने 6 बाहर निकाला तो बचा फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 नीचे है तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया तो 6 7 42 ये हो गया। ठीक है, तो अब सब सही निकल गए हैं तो स्वाभाविक बात है कि जो आपका ये था तो इसका आंसर ये होगा ए नंबर का, है ना। तो इसके सामने ये हो गया। तो आप सही जोड़ी चेक कर लीजिएगा, पूरी हमने एक तरफ से बता दी है। ठीक है ना, ये सही जोड़ी हो गई आपकी पूरी। अब आगे देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला तो बहुत सरल है, 3 निर्देशांक तल अंतरिक्ष में कितने भागों में बांटते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी 8 भागों में, क्योंकि 4 ऊपर आ जाते हैं खंड और 4 नीचे बनते हैं तो 8 आएगा। ठीक है ना, अष्टांग कहते हैं उनको। फिर है समकोणी अतिपरवलय किसे कहते हैं, जिसमें संयुग्मी अक्ष और अनुप्रस्थ अक्ष दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि किसी अतिपरवलय में संयुग्मी अक्ष और अनुप्रस्थ अक्ष दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी अतिपरवलय कैसे बनाते हैं बताऊं, कि जैसे एक साइड ये बनता है ये और ये, तो एक ये वाला अक्ष जो होता है दोनों का, ये यहाँ से ये दोनों के लिए, और एक ये अक्ष दोनों, ये दोनों अक्ष बराबर हो जाते हैं, बी बराबर ए हो जाता है ना। तो ऐसे परवलय को अपन समकोणीय परवलय कहते हैं। ऐसी स्थिति में इसका सूत्र हो जाता है x² माइनस y² इक्वल टू a²। परिभाषा ऐसे कि यदि किसी अतिपरवलय में संयुग्मी अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष के बराबर है अर्थात b बराबर a है, तब इसका स्वरूप x² माइनस y² इक्वल टू a² हो जाता है और इसे समकोणिक अतिपरवलय कहते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध। ये थोड़ी सा क्वेश्चन मतलब हमको ऐसा लगा कि इसमें ऐसा आना चाहिए कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो ऐसी स्थिति में ये सूत्र आता है कि जी बराबर यानी गुणोत्तर माध्य बराबर अंडर रूट समांतर माध्य गुणित हरात्मक माध्य। पर इसमें दो ही चीज़ पूछी है तो स्वाभाविक है समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है तो a माइनस जी, यानी आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सही माना जाएगा और ये भी सही माना जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है अनुक्रम किसे कहते हैं, अनुक्रम से क्या तात्पर्य है। तो अनुक्रम एक प्रकार से संख्याओं का समूह है जिसमें निश्चित क्रम या निश्चित नियम से लिखते हैं। परिभाषा ऐसी रहेगी कि संख्याओं के उस समूह को अनुक्रम कहते हैं। किस समूह को, संख्याओं के उस समूह को अनुक्रम कहते हैं जिसमें संख्याओं को किसी क्रम में एक निश्चित नियम के अनुसार रखा गया हो। और समूह के जो अवयव हैं वो अनुक्रम के पद कहलाते हैं। थोड़ी उदाहरण से समझ आइए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या है निश्चित क्रम में है और निश्चित नियम से है। कौन सा नियम है कि आगे वाली संख्या अपने पहले वाली संख्या से 2 अधिक है, 1 से 2 अधिक 3, 3 से 2 अधिक 5, 5 से 2 अधिक 7, है ना। तो एक निश्चित नियम भी हुआ, तो ये अनुक्रम की परिभाषा हुई। अब a प्लस बी पूरे की घात 5 का प्रसार कीजिए, तो इसका प्रसार कुछ इस प्रकार से आएगा और आप चेक कर लीजिएगा। a की घात 5, 5 a की घात 4 b प्लस 10 a क्यूब, मतलब यहाँ पर देखिएगा a की पावर घटती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी। तो ये लिखिएगा 6 पद होंगे। देखिए 5 तो ये लिखा घात, तो 5 + 1 यानी 6, तो 1 2 3 4 5 6 पद, है ना। तो ये होगा। अब इसमें कहा गया है कि असमीका, ये क्या है असमीका, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। तो कहा गया इसमें हल कितना होगा इसका, जहाँ x पूर्णांक है। तो इसका जब हम हल करेंगे तो देखिए 8 का यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 2 में से 8 घटेगा तो -6 बचेगा, यानी आ जाएगा 3x इज ग्रेटर देन -6। तो यहाँ से 2 का भाग दिए, 3 का भाग दिए, 3 पक्षांतर कर दिए, 3 दूनी 6, x इज ग्रेटर देन -2। अब यहाँ पर देखिए इक्वल देन नहीं लगा हुआ है ना। अभी एक सवाल आया था जिसमें इक्वल भी लगा था, ग्रेटर इक्वल दोनों, तो वहाँ पर आपको ये क्लोज सेट लगाना पड़ेगा। यहाँ क्लोज नहीं लगाएंगे, यानी ऋण 2 से बड़ा है तो ऋण 2 से बड़ा है ये, है ना। और कहाँ तक गया है, इन्फिनेटिव तक, तो ये इसका उत्तर आ गया। इस टाइप से लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। अब इसके बाद ये वाला देखिएगा, ये यहाँ लिखा हुआ कॉस -1710। तो माइनस से भ्रमित ना हो। देखिए कॉस -थीटा, चौथे चतुर्थांश में कॉस -थीटा पॉजिटिव होता है ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉस पॉजिटिव होता है चौथे में।
तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो माइनस तो ख़त्म। ठीक है, अब इसको 360 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मतलब 4 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 4 गुणे 360 धन 270 इतना आ जाएगा। इसको तोड़ दिए तो इसका मतलब 4 बार तो 360 हो गया, यानी अगर एक राउंड में तो अपन देखें तो यहाँ 0 फिर 180 फिर घूम करके 360, तो अगर एक बार देखें 0 फिर घुमाए ये 360 दो बार, तीसरी बार 360, चौथी बार 360, तो चौथी 4 बार तो 0 अंश हो गया। अब 0 से कितना ज़्यादा है 270, तो ये तो 0 हो गया ना, ये इतना पूरा, ये 4 गुणे 360, तो बचा कितना 270, तो फाइनली बचा कॉस 270, कॉस 270। अब 270 को अपन लिखेंगे 180 प्लस 90, तो 180 यानी पाई, तो कॉस पाई प्लस 90, तो कॉस पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 90। अब 90 अंश का मान कॉस 90 अंश का 0 होता है, तो 0 माइनस का हो प्लस का हो तो 0 ही होगा, तो इसका आंसर फाइनली क्या आएगा 0। ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो गए आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर जो थे, तो आप अच्छे से एक बार मिला लीजिएगा और अच्छी राइटिंग से लिख भी लीजिएगा, है ना। अब थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए मैंने छोटा छोटा लिखा हूँ, जूम कर लीजिएगा थोड़ी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, छठवां क्वेश्चन देखिएगा। छठवां क्वेश्चन, तो छठवां क्वेश्चन में जी और एच के मान दिए हैं, तो इसमें जी क्रॉस एच क्रॉस जी निकालना क्रमित युग्म वाला है, बन गया होगा। अब देखिए पूरा एक एक करके एक ही वीडियो में बताऊंगा, तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो ये प्रश्न पत्र का मैं पूरा हल करके आपको उपलब्ध कराऊंगा, पर पहले आप ये पूरा पेपर इसलिए देख लीजिए क्योंकि सेट में पेपर आ रहे हैं ना, कहीं का ये सेट है, कहीं का दूसरे जिले का दूसरा सेट है, और ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसलिए जहाँ पर ये परीक्षा नहीं हुई है या जहाँ ये सेट नहीं आया है, तो इसके प्रश्नों को भी वो हल करना चाहिए। इसलिए मैं पूरा पेपर आपको बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा और इन प्रश्नों को अवश्य एक बार हल करें, रिवीजन के दौरान तो अवश्य हल करें। इसलिए हमने यहाँ तक बताया। देखिए 8वां क्वेश्चन हो गया ये, अब आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब देखिएगा ये समुच्चय, इसके मतलब सभी उपसमुच्चयों की लिखना है आपको। वैसे कितने उपसमुच्चय बनेंगे इसके, 8 बनेंगे, है ना। कौन सा सूत्र लगता है 2 की घात n, है ना। तो 3 अवयव हैं, तो 2 की घात 3 यानी कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 4 दूनी 8, 8 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो आप जानते हैं। पहला तो फाई होता है, एक तो 1 2 3 खुद ही होगा, फिर एक एक करके ले लें, फिर 2 2 करके बन जाता होगा आप सभी से, है ना। तो ये हो गया। फिर 1 से 9 तक के अंकों में कितनी 3 अंक की संख्या बन सकती है ना। ये सब चीज़ें हो गया। अब ये देखना, ये सवाल बहुत बार आया है, इम्पोर्टेंट होता है ना, इसको अवश्य देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर असामिका से है ये सवाल, और फिर यहाँ पर क्रमागत एवं 10 से कम विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। ठीक है, ये हो गया। फिर सम्मिश्र संख्या में a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करने के लिए एक सवाल हमेशा आता है, यहाँ पर इस प्रकार से आया है ना। ये इसको a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करो। 11 तक हो गए। अब देखिएगा प्रतिलोम निकालने के लिए, गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए इसकी एक शॉर्टकट मेथड भी होती है और एक विधि के अनुसार भी कर सकते हैं। तो प्रतिलोम निकालना, फिर यहाँ पर क्या करना है, सम्मिलन यानी यूनियन और सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन, ये दोनों का निकालना कितना ईजी है ना। सम्मिलन में तो आपको मिला करके रख देना है, एक अवयव रिपीट भर नहीं करना, 1 2 3 और 5 मिल गया। और सर्वनिष्ठ में क्या करना है, जो कॉमन हो, कॉमन क्या दिख रहा है आपको भाई, यहाँ पर 1 दिख रहा है और 3, तो 1 और 3 आ जाएगा सर्वनिष्ठ में, है ना। अब फिर यहाँ पर इसका अथवा ये दिया हुआ है, इसमें ए यूनियन बी का डैश यानी पूरक निकालने के लिए कहा गया है ना। ये सब सरल हैं, बहुत सरल क्वेश्चन आए थे। फिर यहाँ लिखा हुआ है यदि n संचय 8 है ना, NC8 बराबर इतना हो तो NC2 का मान ज्ञात करो। तो पहले तो आपको n का मान ज्ञात करना होगा, तभी ये बनेगा, है ना। फिर यहाँ पर ये वाला सवाल देख लीजिएगा, यानी 13वें नंबर तक के क्वेश्चन होगा यहाँ। फिर यहाँ पर 14वें नंबर का क्वेश्चन फलन से है ना, यानी ये निकालने के लिए फलनों के संयोजन से है ये वाला सवाल। फिर इसके बाद ये देखिएगा a बराबर इतना दिया है, तो a क्रॉस a ज्ञात करना है। सरल है, बहुत सरल है क्वेश्चन। फिर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन असमीका से आया है,
इसका अथवा में ये वाला प्रश्न है ना, इसको आप देख लीजिएगा, ये अथवा में है। कुछ विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन, बिंदु इससे होकर के जाने वाली और इन दोनों बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करो। देखिए लंबवत रेखा की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है, m1 इंटू m2 बराबर ऋण 1 होता है। ये वाली कंडीशन इसमें लगेगी, है ना, प्रवणता निकालने के बाद। फिर यहाँ पर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर त्रिकोणमिति शुरू हो गई, तो त्रिकोणमिति में कुछ सवाल तो हमने हल भी कराए, वीडियो में देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हीं में ये सवाल है शायद जहाँ तक है। फिर यहाँ पर देखिएगा ये वाला सवाल देखना है आपको, ये है ना, सिद्ध करना त्रिकोणमिति का है। इसके बाद देखिएगा 18वां क्वेश्चन, है ना, सिद्ध करना कि बिंदु समरेख है। कई प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, है ना, सारणिक विधि से भी सिद्ध कर सकते हैं, है ना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बना करके भी सिद्ध कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 निकल रहा है तो बिंदु समरेख है ना। इस प्रकार से ये प्रतिबंध वाले ये सवाल भी बहुत बार आ चुका है। फिर यहाँ पर देखिए अवकलन में प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है, प्रथम सिद्धांत से करना है। फिर सीमा वाला सवाल, लिमिट में से ये आ गया, ठीक है, ये सभी सवाल इम्पोर्टेंट है। समय संख्या से अब बड़े क्वेश्चन में एक ये आया, इसमें 2 सवाल देखिए, 2-2 नंबर के 2 बनाकर, इस टाइप से तो अभी तो मैं बताया हूँ उसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन में इस टाइप से आया था जो, है ना। तो कहा यदि z बराबर इतना हो तो सिद्ध करो ये, है ना। फिर ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन जोड़ करके 4 नंबर का क्वेश्चन बना करके रख दिया, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ भी यही सेट आया था क्या। ये देखिएगा, ये अब इसमें a+ib के रूप में व्यक्त करना, मतलब आता ही है, बिल्कुल आप सीख लीजिए। a+ib के रूप में व्यक्त करना और प्रतिलोम निकालना, है ना। फिर द्विपद प्रमेय की सहायता से इसका मान ज्ञात करना, है ना। फिर इसके अथवा में ये सवाल है। और फिर यहाँ पर देखिएगा ये इस टाइप से 888, फिर 888, ऐसे कई बार दे देता है 99999, कई बार दे देता है 11111, इस टाइप से एक सवाल यहाँ भी इम्पोर्टेंट बनता है, इसको भी आपको देख लेना है। अब इसके अथवा में लिखा हुआ है 2 धनात्मक संख्या ए और बीच के बीच समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य क्रमशः कितने हैं, 10 हैं और 8 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए समांतर माध्य यानी a+b/2 बराबर कितना दिया है, समांतर माध्य 10 है शायद, है ना, 10 दिया है। और गुणोत्तर माध्य सेकेंड नंबर का गुणोत्तर माध्य यानी √ab बराबर 8 है। इसको आप इससे समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा, तिर्यक गुणा करके, और इसका वर्ग करके ये बना दीजिएगा। फिर दोनों समीकरण को हल करके ये वाला क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो 22वें नंबर तक हो गए यहाँ पर। अब 23वें नंबर में लिमिट का ये सवाल है, और फिर यहाँ पर f(x) बराबर cot x का अवकलज ज्ञात करना है। अब मतलब एक प्रकार से अवकलन करना है cot x का। तो प्यारे विद्यार्थी ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या ऐसा बोलो कि ये था पेपर जो अर्धवार्षिक परीक्षा में हमारे यहाँ आया था। अब आपके यहाँ हो सकता है दूसरे जिला में दूसरे प्रकार का सेट होगा। तो इन प्रश्नों को आपको चूँकि वार्षिक परीक्षा देना है अभी ना, तो गंभीरता से लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा का पेपर जोन वाइज आता है, अलग अलग आता है। तो कौन सा प्रश्न कहाँ पर आ जाए, आपको सिलेक्टेड प्रश्न ढूंढना नहीं पड़ेगा। जितने भी पेपर जो हर ज़िले में अलग अलग आए हैं, यदि आपके पास उपलब्ध होते हैं तो उनको आपको ज़रूर हल करना चाहिए, क्योंकि ये सभी पेपर कहाँ से आए हुए हैं, शासन की तरफ से आए हुए हैं, और वार्षिक परीक्षा का भी वहीं से आएगा। वैसे मैं गणित के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। आप 11th सभी विषय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देखेंगे, वीडियो मिल जाएगा, सभी विषय के उसमें इम्पोर्टेंट बताए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सहयोग और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है आगे कुछ और अच्छा आपके लिए लाने के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।